हाय स्टूडेंट, मैं सुशील पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 2 में मापन और मात्रक। अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मापन क्या है। तो मापन को पढ़ने के पहले हमें उसके पहले जानना पड़ेगा भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो हम सीधा सीधा क्या कह देते हैं, भौतिक राशि वे राशियां जिनकी माप की जा सकती है। क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहेंगे अपन, भौतिक राशि वे राशियां कहलाती हैं जिनकी माप की जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। अब भौतिक राशि के बाद बात आती है अपनी मापन की। ठीक है, किसकी बात आती है, मापन की। अब आपसे पूछा जाता है मापन किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा क्या कहते हैं, किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान ही मापन कहलाता है। क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान ही मापन कहलाता है। अब मापन को समझ चुके हम कि परिमाणात्मक ज्ञान। अब इसके बाद मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अपन यदि कोई वस्तु आती है तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सीधा सा मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अपन क्या करते थे, पहले जो अपन लोग अनुमान लगा लेते थे ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। तो सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि प्राचीन समय में या पहले ज्ञानेंद्रियों के थ्रू किसी भी भौतिक राशि को क्या ज्ञात कर लेते थे। तो सीधा सीधा किसी भी भौतिक राशि को ज्ञानेंद्रियों के थ्रू केवल तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। कैसा अध्ययन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए ही हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो सीधा सीधा आपसे मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम केवल किसी भी भौतिक राशि का तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। कैसा अध्ययन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान या शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए ही हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी, मापन की आवश्यकता पड़ी। उदाहरण के थ्रू अपन देख लेते हैं। जैसे अपन ने कहा, मान लीजिए बर्तन ये, इसमें गर्म जल है, दूसरा बर्तन ये है, इसमें ठंडा जल है। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताओ किसमें गर्म जल है और किसमें ठंडा जल है, तब आप क्या कर सकते हैं, छूकर, ज्ञानेंद्रिय जो स्पर्श करने का गुण पाया जाता है, छूकर स्पर्श करके अपन क्या बता सकते हैं कि यह पानी या इस कटोरी का पानी अत्यधिक गर्म है और इस कटोरी का पानी ठंडा है। अब आपसे पूछा जाए कितना गर्म और कितना ठंडा है, तब उसके लिए आपको किस पर जाना पड़ेगा, मापन पर जाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप बता भी सकते हैं तो केवल क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन, वास्तविक ज्ञान नहीं बता सकते, वास्तविक मान पता नहीं कर सकते कि ये कितना ठंडा है, कितने डिग्री सेल्सियस ठंडा है, कितने केल्विन ठंडा है, कितने डिग्री सेल्सियस गर्म है, कितने डिग्री सेल्सियस गर्म नहीं है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले लें। मान लीजिए एक छड़ ये है और एक छड़ ये है, ये है, ये अपन को देख के अब आपसे पूछा जाए कौन सी छड़ छोटी है कौन सी छड़ बड़ी है, तो देख के बता सकते हैं ये छड़ कैसी है, छोटी है, और ये छड़ बड़ी है, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियों में ये गुण पाया जाता है कि अपन देख के बता सकते हैं आंखों के थ्रू कि कौन सी छड़, ये छड़ छोटी है और ये छड़ बड़ी है। अब यदि आपसे पूछा जाए कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, तब हमें किसके पास जाना पड़ेगा, मापन के पास जाना पड़ेगा। तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मापन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि अनुमानित या ज्ञानेंद्रियों के थ्रू हमें बता भी दिया कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसको मान लें अपन, ये कितनी है 2 मीटर की और ये मान लें 1 मीटर की। कैसे, अपन ने केवल अभी अपने पास मापन का अपन को नॉलेज या मापन का ज्ञान नहीं है, तब अपन क्या कह सकते हैं, केवल ज्ञानेंद्रियों के थ्रू हमने ये लगा लिया, ये अनुमान लगा लिया कि ये 2 मीटर की लगभग होगी और ये 1 मीटर की। अब यदि हम इसको मापें तो वास्तविक मान इसका क्या हो सकता है, 2.1 मीटर भी हो सकता है, 1.9 मीटर भी हो सकता है। इसी प्रकार इसका मान 0.9 मीटर भी हो सकता है और 1.1 मीटर भी हो सकता है। वास्तविक नहीं बता सकते। वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, मापन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, किसके पास जाना पड़ेगा, मापन के। तो इस प्रकार से आपको मापन समझ में आया। अब मापन के बाद बात आती है मात्रक। इसकी बात आती है मात्रक। तो सीधा सीधा हम समझ लेते हैं मात्रक क्या है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें वस्तु के निश्चित मानक का उपयोग, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है उसकी हमें माप करना है, तो माप करने के लिए हमें कोई ना कोई मानक राशि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, या कोई ना कोई मानक की आवश्यकता पड़ेगी। वही मानक ही हमारा क्या कहलाता है,
मात्रक कहलाता है। या दूसरा उदाहरण अपन क्या कह सकते हैं कि मापन का निर्देश ही मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मापन का, जैसे अपन पहले क्या करते थे, जब अपन छोटे थे तब हम क्या करते थे, यदि हमें कहा गया आप लिखो बच्चों छोटा, तो हमें क्या किया जाता था, निर्देश दिया जाता था कि आप लिखो। अब हमें पता होना चाहिए निर्देश इसका संकेत क्या होता है, ये है, तो अपन को तुरंत लिख देते थे छोटा। इसी प्रकार यदि हम आपसे कह दें कि मापन का मात्रा की बात की जाए, जैसे हमने कह दिया आपसे कि आपको शक्कर मापना है, तब आप क्या कर सकते हैं, छड़ लेके माप नहीं सकते आप। यदि आपको कहा जाए शक्कर मापना है, ये शक्कर की माप बताइए कि शक्कर कितनी है, तब आपको किसके पास जाना पड़ेगा, मात्रक के पास जाना पड़ेगा। क्यों? शक्कर को अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान से, और द्रव्यमान को किससे मापते अपन, किलोग्राम। तो उसको हम किलोग्राम से ही मापेंगे। किससे मापेंगे? किलोग्राम से, ना कि मीटर से। ठीक है, तो मापन का निर्देश मतलब सीधा सीधा सा है। यदि हमने आपसे कहा कि आपको शक्कर मापना है, तो हमने आपको निर्देश दिया, आप तुरंत किसके द्वारा मापेंगे, किलोग्राम के द्वारा, ना कि मीटर के द्वारा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका मात्रक। अब हमें सीधा सा है मापन के लिए निम्न दो बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है उसको ज्ञात या उसकी माप करने के लिए हमें किन किन राशियों की आवश्यकता पड़ती है, दो बातों की। पहला है मात्रक और दूसरा है उसका संख्यात्मक मान। दो बातों की आवश्यकता होती है, पहला है मात्रक, दूसरा है संख्यात्मक मान। अब ये मात्रक क्या होता है, तो सीधा सा मात्रक हम जानते हैं जिससे कोई भौतिक राशि का मापन करते हैं, वही है, उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब बात आती है संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान यह बताता है कि वह भौतिक राशि या वह मात्रक उस भौतिक राशि में कितने बार आया है। ठीक है, संख्यात्मक मान क्या बताता है कि वह मात्रक उस भौतिक राशि में कितने बार आया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यदि हम आपसे कहते हैं कि कोई छड़ 5 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 5 मीटर। ठीक है, कितनी लंबी है? 5 मीटर लंबी है। जब 5 मीटर लंबी कहा गया, तो यहाँ पर देखिए हमें दो बातें मिलेंगी। पहला, एक मीटर क्या है आपका, मात्रक, मतलब सीधा सा लंबी, मतलब लंबाई को कैसे मापेंगे, मीटर से। और 5 की बात किया जाए तो ये क्या है, इसका संख्यात्मक मान। ठीक है, अर्थात सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, कोई भी भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें दो बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है इसका मात्रक और दूसरा है इसका संख्यात्मक मान। मात्रक क्या कहलाता है, जिससे कोई भी भौतिक राशि मापी जाती है, वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब बात आती है संख्यात्मक मान की। तो संख्यात्मक मान वह यह बताता है कि वह मात्रक उस भौतिक राशि में कितने बार आया। उदाहरण के लिए भी अपन ने बताया कि 5 मीटर, या कोई छड़ कितने मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है। इसका मतलब क्या है, मीटर क्या है इसका मात्रक, और 5 क्या है, संख्यात्मक मान। मतलब सीधा सीधा सा है, मीटर इसमें कितने बार आया है, 5 बार आया है। संख्यात्मक मान क्या बताता है, 5 बार आया है। ठीक है, इसी प्रकार अब मान के चलते हैं अपन। यहां तक ये हो गया आपका मात्रक और ये हो गया संख्यात्मक मान। मतलब सीधा सा भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें कितनी की बातों की, दो बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। अब मान के चलते हैं, मान लिया अपन ने, माना कोई भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1, क्योंकि नंबर देंगे अपन संख्यात्मक मान अर्थात उसकी संख्या होती है। मान लिया अपन ने कोई भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 तथा मात्रक u1। मान लीजिए कोई भी एक भौतिक राशि ले लिया, उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान अपन ने क्या माना है, n1 तथा मात्रक क्या माना है, u1। इसी प्रकार दूसरी
भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n2 है तथा मात्रक u2 है। तब हम जानते हैं ये दोनों निर्धारित क्या होगा आपका, तब यहां से देखेंगे n1 u1, क्योंकि अपन को कितने वालों की आवश्यकता होती है, 2 वन। n1 क्या है आपका संख्यात्मक मान, u1 क्या है आपका मात्रक। ठीक है, मतलब हमें मापन के लिए कितनी बातों की आवश्यकता, 2 बातों की, n1 u1, मतलब ये क्या है संख्यात्मक मान, ये है मात्रक। और इसी प्रकार दूसरी भौतिक राशि के लिए क्या हो जाएगा, n2 u2 बराबर कैसी हो, कैसा वैल्यू होगी इसकी, नियत। कैसी वैल्यू होगी, नियत वैल्यू, मतलब जैसे पहली भौतिक राशि का और दूसरी भौतिक, इन दोनों का मान क्या होगा, नियत। इसी प्रकार यहाँ पर अपन लिख सकते हैं n इंटू यू बराबर नियतांक, ये नियत, यहाँ पर अपन नियतांक लिख सकते हैं। और यहाँ से n अनुक्रमान नियतांक हटाते हैं तो क्या आता है आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, तो n अनुक्रमानुपाती 1/u। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसकी मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बात आती है अपनी मात्रक की विशेषताएं। क्या है ये आपकी मात्रक की विशेषताएं। अब मात्रक की विशेषता की बात आ जाती है तो सीधा सीधा है मात्रक की विशेषता। पहला तो क्या होना चाहिए कि मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा लिया मात्रक हो गया, तो मात्रक कैसा होना चाहिए, पहला है सुपरिभाषित होना चाहिए। पहला है मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरा, पहला तो मात्रक सुपरिभाषित, दूसरा पुनः उत्पादन किया जा सके। ऐसा मात्रक होना चाहिए जिसको अपन क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं या दोबारा बना सकते हैं। तो दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, पुनरुत्पादित, पुनरुत्पादित किया जा सके, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसे अपन क्या कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार एक बार ये बना दिया फिर इसके बाद वो आजीवन रहा है या एक दिन के पास दोबारा कभी बना ही नहीं सकते यदि वो खराब हो गया। तो इस प्रकार से मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसे हम पुनः उत्पादित कर सकें। तीसरा, मात्रक पर समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि मात्रक ऐसा लीजिए जिसमें समय और किसका, समय व स्थान का कोई भी प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि समय के लिए मान लीजिए कोई भी चीनी या कोई भी शक्कर है, सुबह अपन ने सुबह 7 बजे तोली, 7 बजे वह कितने किलो थी, 2 किलो थी। अब अपन आगे 12 बजे देखते हैं वह शक्कर कितनी हो गई आपकी, 3 किलो हो गई। इसके पहले यदि हम उसको क्या कर देते हैं, मान लीजिए और शाम के 5 बज गई तो वह शक्कर आपकी क्या हो गई, आधा किलो हो गई। इस प्रकार से क्या हो गया, पहले 1 किलो फिर 2 किलो इसके बाद आधा किलो, मतलब सीधा सा इसमें क्या हो गया, समय का प्रभाव हो गया। मतलब समय के साथ बदलते रहे। तो मात्रक ऐसा नहीं होना चाहिए समय के साथ। इसी प्रकार आपका क्या होना चाहिए, स्थान की बात, कोई भी प्रभाव किसका, स्थान का। स्थान के लिए मान लीजिए आप क्या मान के चलते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए स्कूल में या पन्ना में, तब हमने जैसे हम शक्कर का ही उदाहरण ले ले, हमने मापा यहाँ पर 1 किलो, इतना है 1 किलो। इसको लेकर एक स्थान से हम दूसरे स्थान चले जाते, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सतना चले गए, तो वहां पर देखा वह शक्कर कितनी किलो हो जाती है, 2 किलो। अदर एग्जाम्पल तीसरी जगह जाते हैं तो वो आधा किलो हो जाती है। तो इस तरीके से अपन ने देखा हर जगह इसका मान क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। तो ऐसा मात्रक
ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उसका मान स्थान के साथ व समय के साथ परिवर्तित होता रहे। इस चीज का विशेष का ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखा जाता है। चौथा पॉइंट, मात्रक पर कोई भी भौतिक राशि, मात्रकों पर ताप व दाब का, ठीक है, मतलब मात्रक पर ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि फॉर एग्जांपल के लिए यदि मान के चलते हैं जैसे हम प्रयोगशाला में जाते हैं, यदि उसमें ताप व दाब का प्रभाव पड़ता है तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए? तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। मतलब सीधा सा अपन क्या कह सकते हैं, ज्यादातर हमें ये याद रखना है कि मात्रकों पर ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, मात्रक ऐसा हो जो कैसा हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हो, ठीक है, मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हो, ठीक है, मतलब मात्रक जो ले वो ऐसा होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि सीधा मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए अभी अपन इंडिया में है, उसका मान कुछ और है या किसी और से मापते हैं द्रव्यमान को, अब इसके बाद दूसरे देश में चले जाएं किसी और से मापें। तो इस प्रकार से मतलब सभी जगह इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, मात्रक ऐसा होना चाहिए। छठवां, पांचवा छठवां होता है मात्रक उचित आकार का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उचित आकार का। मतलब यहां से लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट ये हो गया। पांचवा के बाद यदि वैल्यू अपना आता है छठवां, मात्रक उचित आकार का, ठीक है, मात्रक कैसा होना चाहिए? उचित आकार का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना बड़ा हो, ये इतना छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम कहते हैं आपसे शक्कर मापना है, तो शक्कर मापने के लिए आप ग्राम का यूज नहीं करेंगे कि मान लीजिए आप 1 ग्राम रख दें, 10 ग्राम रख दें। आपको मापना है, इसके लिए क्या है आपका किलोग्राम। अब आपको यदि हम कहते हैं आपको एक शक्कर मापना, तो आप ऐसा भी नहीं कि अपन क्या कैसे माप लें 100 किलोग्राम, या अपन सीधे क्विंटल पे आ जाए, क्विंटल से भी नहीं माप सकते। इसलिए मात्रा कैसा होना चाहिए? उचित आकार का, ना तो बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। ये मात्रक के 5-6 लक्षण या 5-6 गुण होना चाहिए, या 5 विशेषताएं होती हैं। पहला, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरा, मात्रकों को पुनः उत्पादित किया जा सके। तीसरा, मात्रक पर समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चौथा, मात्रकों पर ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा, मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। और छठवां है मात्रक उचित आकार का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उचित आकार का। तो याद हो जाएगा आपको मात्रकों की विशेषताएं। मात्रकों की विशेषताएं याद रखने के लिए पहली बात, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरा, मात्रकों पर समय व ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा, मात्रकों को पुनः उत्पादित किया जा सके। चौथा, मात्रकों पर ताप व दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि पड़ता है तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और पांचवा, मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। छठवां, मात्रक ना तो छोटा हो और ना ही अत्यधिक बड़ा, अर्थात उचित आकार का होना चाहिए। ये हो जाएगी मात्रकों की विशेषताएं। अब बात आती है भौतिक राशि, ठीक है। तो कोई भी भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अपन बात करते हैं भौतिक राशि, क्योंकि अपन ने सबसे पहले देखा था भौतिक राशि, तो हम बात करते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ठीक है। मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहला है मूल राशि, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि क्या कहलाती है? तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से
स्वतंत्र होती हैं क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती है। अर्थात यदि आपसे कहा जाए मूल भौतिक राशियां, मूल राशियां क्या कहलाती है? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। वह दो पूरक राशियां होती हैं। जैसे मूल राशियों के लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका लंबाई मापने के लिए लंबाई हो गया, मतलब किससे मापेंगे? मीटर से। तो भौतिक राशि क्या होगी आपकी? लंबाई, समय, ताप, दाब, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और रेडियन, स्टेरेडियन, ये आपके क्या हो जाएंगे? आपकी भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि 7 हो जाती है। कौन सी? पहली है लंबाई, दूसरा है समय, तीसरा है ताप, चौथा है पदार्थ की मात्रा, पांचवा आपका क्या हो जाएगा? ज्योति की तीव्रता, दाब, और सीधा सीधा ताप, दाब, समय और द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा और आपका ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये आपकी कितनी हो जाएंगी? 7 भौतिक राशियां हो जाएंगी। दो पूरक राशियां कौन कौन सी हैं आपकी? पहला है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। ये 7 प्रकार की आपकी क्या हो जाएगी? मूल राशियां। अब आती है व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां मतलब अपन सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? व्युत्पन्न मतलब अपन जाते किसी और से उत्पन्न, सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? किसी और से उत्पन्न। अर्थात वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती हैं? मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें अपन व्युत्पन्न राशियों में उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्रफल। उदाहरण हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कौन सी राशि है आपकी? व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल में चूंकि क्षेत्रफल को हम देखते हैं किन किन से मिलकर बना होगा? क्षेत्रफल अपन देखते हैं, यदि अपन मान लें वर्ग का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल को, नॉर्मल क्षेत्रफल को किससे क्या देखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से। ठीक है, या सीधा सीधे लंबाई भी आपका क्या आ जाएगी? लंबाई भी आपकी मीटर से मापी जाएगी, चौड़ाई भी आपकी मीटर से मापी जाएगी। ठीक है, अर्थात दोनों को अपन क्या कह सकते हैं? ये कौन सी राशि में चली जाएंगी आपकी? लंबाई यदि देखा जाए तो किससे मिलकर बनी है आपकी? मूल राशि से। किससे मिलकर बनी है? मूल राशि से। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। क्षेत्रफल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जो आपके क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अर्थात व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या अनंत होती है। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, ठीक है, वेग, त्वरण, ठीक है, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया। ये सब कौन सी राशियां हो जाएंगी आपकी? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों के बाद बात आती है अभी पहले अपन ने भौतिक राशि पढ़ा था, फिर इसके बाद मात्रक पढ़ा था। इसी प्रकार आपके क्या होते हैं? मात्रक। ठीक है, भौतिक राशियों के मात्रक। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है मूल मात्रक। अभी अपन ने राशियां पढ़ी थी, इसी प्रकार मात्रक होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, कौन कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। सीधा सीधा अभी अपन ने पढ़ा है मूल राशियां। तो मूल राशियों के मात्रक ही क्या कहलाते हैं? हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहेंगे अपन मूल मात्रकों को? मूल राशियों के मात्रक ही हमारे क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। इसी प्रकार अब मूल मात्रक की अब चूंकि अपन ने देखा मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। इसी प्रकार मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7 और 2 पूरक मात्रक होंगे। कौन से? जिस प्रकार अपन ने देखा था भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 7 और 2 व्युत्पन्न राशियां 2 संपूरक राशियां होती है। इसी प्रकार मूल मात्रक कितने होंगे आपके? 7 और संपूरक मात्रक आपके कितने होंगे? 2। ठीक है, तो इसी प्रकार मूल राशियों के मात्रकों को ही अपन क्या कहते हैं? मूल मात्रक। उदाहरण के लिए आपका इनकी संख्या भी कितनी होती है? 7। मूल मात्रक में हो जाएगा मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मीटर। अब मीटर के बाद किलोग्राम, किलोग्राम के बाद
कैंडेला। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, जिस प्रकार अपन ने 7 मूल राशियां देखी हैं तो इसके 7 मूल मात्रक भी होंगे। अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रक की। किसकी बात आती है, व्युत्पन्न मात्रक की। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियों की मात्रक को ही क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। फॉर या उदाहरण के लिए अपन क्या कह सकते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, या दूसरे तरीके से यदि अपन कहें, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक कहलाते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं या मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका उदाहरण, वही आपका हो जाएगा जैसे भी अभी अपन ने देखा था, व्युत्पन्न मात्रक में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में अपन क्या लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी किससे मापते हैं, मीटर से, और चौड़ाई भी किससे मापते हैं, मीटर से। ये दोनों क्या है आपके मूल मात्रक, क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है, अब ये अपन यदि मान ले ये क्षेत्रफल हो गया पहला उदाहरण। ठीक है, दूसरा यदि देखें अपन आयतन। ठीक है, आयतन भी आपका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है या व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अब आयतन की बात की जाए तो आयतन में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को भी किससे मापेंगे, मीटर से, चौड़ाई को भी किससे मापेंगे, मीटर से, और ऊंचाई को भी किससे मापेंगे, मीटर से ही मापेंगे। और ये तीनों कौन सी राशि है, मीटर क्या, यदि मीटर है तो मीटर किसमें हो गया आपका, मूल मात्रकों में हो गया। किसमें हो गया, मूल मात्रक में, अर्थात मूल राशियों की मात्रक की अपन क्या क्या कहते थे, मूल मात्रक कहते थे। और ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मूल मात्रक। अब अपन ने मात्रकों की, अपन जानते हैं मात्रक अपन ने पढ़ा। अब मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, अब बात आते हैं मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की पद्धतियों की बात की जाए तो मात्रकों को कितने प्रकार से मापा जा सकता है, या पद्धतियां कितनी होती हैं, 4। ठीक है, कितनी होती हैं, 4। पहली सीजीएस, कौन सी होती है, सी, मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों को मापने की पद्धतियां कितनी होती हैं, 4। पहली होगी आपकी सीजीएस पद्धति। ठीक है, कौन सी पद्धति, सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में सीधा सा, इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को, सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम, ऐसे हो गया सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मापन, इसमें लंबाई का मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, ग्राम, और समय का मात्रा सेकंड। ठीक है, इसमें लंबाई का मात्रा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रा ग्राम, और समय का मात्रा सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आपसे पूछा जाता है मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, या मीट्रिक पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है, सीजीएस मीट्रिक, या इसी को बोल देते हैं अपन दार्शनिक। ठीक है, क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति। अब बात आती है इसे दार्शनिक पद्धति क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सा, या मीट्रिक पद्धति क्यों कहते हैं, तो सीधा सा अपन देखते हैं, चूंकि इस पद्धति में जितने भी मात्रक लिए जाएंगे वो 10 के अपवर्त या अपवर्तक के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे, 10 के अपवर्त या अपवर्तक के रूप में होंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मीट्रिक या दार्शनिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, मीट्रिक या दार्शनिक पद्धति कहते हैं। आपसे पूछा जाए मीट्रिक या दार्शनिक पद्धति किसी क्यों कहते हैं, तो सीधा सा क्योंकि इसमें क्या किए जाते हैं, जो भी मात्रक लिए जाते हैं वो 10 के अपवर्त या अपवर्तक के रूप में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, 10 के अपवर्त या अपवर्तक के रूप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, मतलब 10 की पावर 3 ग्राम। अर्थात इसका अपन ने क्या देखा, 10 के अपवर्त के रूप में, किसके रूप में, 10 के अपवर्त के रूप में, तो 10 की पावर 3 ग्राम। इसी प्रकार आप मान लें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर।
ठीक है, अर्थात इसकी अपवर्त देखो क्या है आपके 10 की पावर के रूप में है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दाशमिक। क्या बोलते हैं, दाशमिक या मीट्रिक बोलते हैं। अब बात आती है दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति है आपकी, दूसरी पद्धति हो जाएगी आपकी एफपीएस। कौन सी पद्धति हो जाएगी, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में देखें, इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक है, क्या, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। अब इसमें लंबाई को किससे मापा जाता है, फुट से। ठीक है, सीधा सा है, इस पद्धति में लंबाई को कैसे मापा जाएगा, फुट से। ठीक है, द्रव्यमान को कैसे मापा जाएगा, पाउंड से। ठीक है, और समय को किससे मापा जाएगा, सेकंड से। किससे मापा जाएगा, समय को मापा जाएगा सेकंड से। ठीक है, क्या मापा जाएगा, समय को सेकंड। सीधा सा है, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और सेकंड का, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, और इस पद्धति को ब्रेटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्रेटिश पद्धति के नाम से। ठीक है, अर्थात इसका उत्पादन कहाँ हुआ था, ब्रिटिश में। ठीक है, इसलिए इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपको समझ में आया। एफपीएस में, एफपीएस पद्धति उस पद्धति को कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसको क्या कहते हैं अपन, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब तीसरी बात आती है एमकेएस पद्धति। ठीक है, किस पद्धति, एमकेएस। अब एमकेएस पद्धति की बात की जाए तो इसमें इसे क्या कहते हैं, मीटर। ठीक है, एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। किस नाम से जाना जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति के नाम से जाना जाता है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पद्धति सीजीएस पद्धति का परिवर्तित रूप है या बड़ा रूप है, आवर्धित रूप से कह सकते हैं। ठीक है, एमकेएस पद्धति कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति का आवर्धित रूप है। ठीक है, सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है, क्योंकि सी से सेंटीमीटर और यहाँ एमकेएस में किससे मापते हैं, मीटर से। ठीक है, यहाँ पर अपन द्रव्यमान किससे मापते हैं, किलोग्राम से। यहाँ पर द्रव्यमान यहाँ पर द्रव्यमान मापते हैं ग्राम से और यहाँ पर मापते हैं किलोग्राम से। तो इससे बड़ा रूप है क्या, एमकेएस, अर्थात सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है आपका, एमकेएस। क्या कहलाता है, एमकेएस। एमकेएस में अपन सीधा सा समझ गए, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई को कैसे मापा जाएगा, मीटर से, और द्रव्यमान को मापा जाएगा किलोग्राम से, तथा समय को मापा जाएगा सेकंड से। किससे मापा जाएगा, सेकंड से। अर्थात तीसरी पद्धति हो गई हमारी एमकेएस पद्धति। अब चौथी पद्धति की बात की जाए तो चौथी पद्धति जो है आपकी, वो चौथी पद्धति आपका, तीन तो अपन ने देख लिया। अब तीन के बाद बात आती है अपनी चौथी पद्धति। चौथी पद्धति है एसआई पद्धति। कौन सी, एसआई पद्धति। ये सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है, क्योंकि इसे क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य पद्धति होती है। कौन सी पद्धति होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य पद्धति होती है। मतलब इसको संपूर्ण राष्ट्र में माना जाता है, संपूर्ण पूरे विश्व में माना जाता है। अर्थात इसीलिए इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसे किस नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अर्थात इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहा जाता है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं अपन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SYSTEM, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहा जाता है, इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अर्थात अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। अब ये लिया कहाँ से गया है, तो सीधा सा है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में, मतलब अपन ने देखा था फ्रांसीसी नाम, ये फ्रांसीसी नाम ली, या शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, एसआई पद्धति। या अपन को केवल कहाँ तक देखना है, यहाँ तक एसआई पद्धति तक। ठीक है,